साथ ही काशी के कल्याण के लिए उन्होंने रुद्राभिषेक भी किया। आगे बढ़ेंगे वाराणसी। आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जो 5वें चरण के चुनाव चल रहे थे उसमें जो वोटिंग चल रही थी वो खत्म हो गई है। 6 बजे का वक्त हो चुका है 5वें चरण में। अब वोटिंग जो हो रही थी वो थम गई। 12 जिलों में 61 सीटों पर ये वोटिंग हो रही थी। यूपी में शाम 5 बजे तक 53.98% तक मतदान हुआ था। तो 5वें चरण की वोटिंग अब खत्म, मतदान खत्म हो चुका है। तो 5वें चरण में 12 जिलों में 61 सीटों पर यह वोटिंग हुई थी। तो 12 जिले की 61 सीटों पर चुनाव था और ये चुनाव अब थम चुका है, वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब आपको बता दें कि अगले चुनाव की अगर हम बात करें तो वो अब 3 मार्च को होने हैं, जो कि 10 जिले में होंगे 57 सीटों पर। फिलहाल अगर आज की बात करें तो 12 जिलों की जो 61 सीटें थी वहां पर आज मतदान हो रहा था और वो मतदान अब खत्म हो गया है। और वहीं आपको बता दें कि अमेठी की अगर बात करें तो अमेठी में 5 बजे तक 52.77% वोटिंग हुई। अयोध्या की बात करें तो वहां पर 58.01% वोटिंग हुई। वहीं बहराइच में हम आपको बता रहे हैं 5 बजे तक 55.0 यानी कि 55% तक वोटिंग हुई है। गोंडा की अगर बात करें तो 5 बजे तक 54.31% वोटिंग हुई है। तो अब सीधा रुख करेंगे सबसे पहले हम बहराइच का। हमारे साथ संजय मिश्रा जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही प्रतापगढ़ से हमारे साथ राघवेंद्र जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी यहाँ पर संजय, आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि अब देखिए वोटिंग थम चुकी है। बहराइच की अगर बात करें तो वहां पर कितने प्रतिशत अभी तक वोटिंग हुई है? देखिए, मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि इस समय तकरीबन 6:25 होने वाले हैं और अब जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो खत्म हो चुकी है। यानी 5 बजे तक जिन्हें गेट के अंदर आना था वो आ चुके हैं और इक्के दुक्के लोग ही बचे हुए हैं जिन्हें वोट डालना है। यानी कुल मिलाकर के अगर हम कहें तो तकरीबन 6 बजे तक बहराइच में 57% वोटिंग हो चुकी है। हालांकि अभी जो पूरा आंकड़ा है वो अभी नहीं आ पाया है, वो संभवतः 7 बजे तक आएगा कि 7 बजे तक जो मतदान प्रतिशत है वो कितना है। लेकिन जहां तक अगर हम बात करें तो बहराइच की 7 सीटों पर बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है। जगह जगह पैरामिलिट्री के फोर्स के जवान लगे रहे हैं, यूपी पुलिस के जवान वहां पे लगे रहे हैं, सुरक्षाकर्मी लगे रहे हैं, जिसकी वजह से सभी 7 सीटों पर जो मतदान है वो बेहद शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। जितने भी वोटर हैं, जितने भी मतदाता हैं, लगातार अपने मतों का उन्होंने प्रयोग किया है। सुबह से लेकर शाम तक जो है वो बूथों पे मतदाताओं की लाइन लगी दिखाई पड़ी है। अब चूंकि शाम का वक्त हो चुका है, समय खत्म हो चुका है, लिहाजा पूरी तरीके से मतदान जो है वो अब समाप्ति की ओर है। मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, ये गेट आपको दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए, गेट बंद हो चुका है। सुरक्षाकर्मी अब सिर्फ ये इंतजार कर रहे हैं कि कब 7 बजे और वो यहाँ पे जो ईवीएम बॉक्स है उसको बंद करके उसके बाद से उसको सीधे लेकर के और स्ट्रांग रूम तक वो पहुंचा दे, क्योंकि समय अब पूरा हो चुका है। जो भी मतदान केंद्र है, सभी मतदान केंद्रों पर साफ तौर पे कह दिया गया है कि 5 बजे तक जो अंदर आएगा उसका मतदान होगा। यानी कि पूरी तरीके से मतदान की प्रक्रिया अब समाप्त हो चुकी है। अब 7 बजे जो भी ईवीएम जिले के हैं वो सभी स्ट्रांग रूम में पहुंच जाएंगे। उसके बाद बहराइच के तकरीबन 90 प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में आज कैद हो गई है। 10 मार्च को जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा तो पता चलेगा कि किस प्रत्याशी की किस्मत चमकी है। चलिए संजय, लौटूंगी आपके पास, प्रतापगढ़ का रुख करूंगी। राघवेंद्र, आप बताइए, देखिए प्रतापगढ़ की अगर बात करें तो हमने बहुत कुछ देखा पूरे दिन में, कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है और फिलहाल क्या कुछ हालात? देखिए रितु, यह जनपद अपने आप में अनोखा दिखा। चूंकि कई विधानसभा सीटों पर मैंने कवरेज भी की, वहां के लोगों से भी बात की, लेकिन आज जो यहाँ मैंने देखा, चूंकि 7 विधानसभाओं में लगातार, चाहे वह रामपुर की बात हो, कुंडा की बात हो, सदर की बात हो, पट्टी की बात हो, ये तमाम सारी विधानसभाओं पर हमने आज जो है संपर्क किया। सबसे खास कि अन्य जनपदों में कभी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर या विकास के नाम पर तमाम अन्य मुद्दे होते हैं मतदाताओं के, लेकिन यहाँ इस जनपद में लगभग हर सीटों पर जो है एक व्यक्ति विशेष के नाम पर, चाहे उनका खुद का कोई नेता किसी भी तरह से वोटों से ना हारने पाए या यूं कहें कि उसकी भारी मतों से विजयी हो, या बड़ी चुनौतियां रही हैं मतदाताओं के बीच। और कहीं ना कहीं उसी का परिणाम रहा कि सुबह 7 बजे से ही शाम 4 बजे तक ही लगभग वोट पड़ चुके थे। 6 बज चुका है
मुझे लगता है कि अभी जिस तरह से आंकड़े आने वाले हैं 55% के ऊपर का ही एक अनुमान है कि 55% से ऊपर की अब तक की वोटिंग हुई है पूरे जनपद में। फिलहाल छोटी मोटी घटनाएं जरूर हुई, कुछ उपद्रवियों ने जो है बवाल भी काटा था, लेकिन फिलहाल शांतिपूर्वक जो है पूरे जनपद में मतदान हुआ। ऋतु ठीक, देखिए जिस तरीके से मैंने अभी आपसे कहा यहाँ पर राघवेंद्र, क्योंकि हमने सुबह से बहुत कुछ देखा। अभी हमने अगर बात करें दोपहर तक की, तो हमने वहां पर देखा कि कुछ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी वहां पर दिक्कतें आई और हमले किए गए काफिलों पर, इस तरह की दिक्कतें रही। क्या वो पूरा मामला अभी तक सुलटा? उस तमाम मामले को लेकर जो चीजें हमने देखी, चाहे वो वहां पर प्रतापगढ़ सदर की बात हो, क्योंकि कुंडा तो क्षेत्र है यहाँ पर राजा भैया का कहा जाता है, उस इलाके में अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो किस तरह के हालात रहे? बिल्कुल, देखिए कुंडा से रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया चूंकि 1993 से ही लगातार जो है विधायक चुनते चले आ रहे हैं, उन मतदाताओं ने उनका काफी सपोर्ट भी किया है और हर बार इसी वजह से रिकॉर्ड मतों से वो विजयी भी हुए थे। आज की अगर बात की जाए तो पहाड़पुर विधानसभा में छुटपुट जो है उपद्रवियों का जो है उत्पात देखने को मिला। एक जो माइनर ऑब्जर्वर थे उनकी एक ऑब्जर्वर की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। हालांकि दोनों पक्ष ने, यानी समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आरोप लगाए गए रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के ऊपर और रघुराज प्रताप सिंह के समर्थकों ने भी समाजवादी पार्टी के समर्थकों पर जो है गंभीर आरोप लगाया कि ये जो विवाद खड़ा हुआ है, एक दूसरे पर फिलहाल प्रत्यारोप की स्थिति की गई। तो कुल मिलाकर मामले को शांत कर दिया गया। प्रशासन, डीएम और एसएसपी भी मौके पर पहुंचे, ऑब्जर्वर भी पहुंचे, कई तमाम अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, मामले को शांत कर लिया गया। लेकिन यह है कि दोपहर में करीब 1 घंटे तक जो है वोटिंग रुकी रही, बाद में सब कुछ सही हो पाया। तो कुल मिलाकर पूरे जनपद की अगर बात की जाए तो 7 विधानसभाओं में सुचारू रूप से मतदान जारी रहा और यही कारण है कि इस समय का जो प्रतिशत है वो अभी लगभग बेहतर ही देखने को मिल रहा है। ऋतु बिल्कुल राघवेंद्र, अब रुक करेंगे अयोध्या का, वहां से अबू बसर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अबू, क्या हालात हैं अयोध्या में? कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है, मतदान हुआ है? देखिए अयोध्या तो अगर बात करें तो केंद्र रहा है यूपी में बीजेपी को लेकर, तो खासकर चुनावों में तो और भी ज्यादा। तो फिलहाल आपसे जानना चाहूंगी कितने प्रतिशत वोटिंग और क्या कुछ हालात रहे दिन भर में? देखिए अयोध्या जनपद में 5 सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों को अगर मिलाकर देखा जाए तो यहाँ 5 बजे तक 58% मतदान हुआ है। अगर सिर्फ अयोध्या विधानसभा की सीट की बात की जाए तो 54%। लेकिन सबसे खास बात ये रही कि जो जिला प्रशासन या पैरामिलिट्री फोर्स या फिर जो था वो काम आया है। कहीं भी किसी भी तरीके की अशांति नहीं फैली या फिर अप्रिय कोई घटना नहीं घटी। बिल्कुल शांतिपूर्वक ये मतदान हुआ है। इक्का दुक्का स्थानों पर ईवीएम की खराबी थोड़ी देर के लिए जरूर आई, लेकिन उसको सॉर्ट आउट किया गया। अब रही बात जो मुद्दे रहे अयोध्या के, अगर बात करूं तो उसमें इस बार के चुनाव में जो सबसे खास दिखा वो जातीय समीकरण और यहाँ के स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी रहे, बशर्ते उस मुद्दे के जो कभी एक समय में राम मंदिर का मुद्दा हावी हुआ करता था। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के बाद, जब से ये निर्माण हो रहा है उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को ये लगने लगा है कि अब तो राम मंदिर का निर्माण हो ही रहा है। अब उनके लिहाज से अयोध्या के विकास को लेकर एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ शिक्षा, बेरोजगारी और सबसे ऊपर जो जातीय समीकरण है और टिकट के बंटवारे को लेकर जो तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, उसको लेकर जो टोटल राजनीतिक समीकरण बना था, जो जातीय समीकरण बना था, उसके लिहाज से जो दोनों पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, वो दोनों लोग अपने अपने दावे और अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। लेकिन अगर ओवरऑल बताया जाए तो अयोध्या की 5 विधानसभा सीटों में 4 पर बेहद नजदीकी मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी की तरफ से हो सकता है, जिसमें अयोध्या सीट भी बेहद कांटे की लड़ाई मानी जा रही है। और एक सीट जो रुदौली विधानसभा है, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, यहाँ से त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां बीएसपी, समाजवादी पार्टी और साथ ही बीजेपी, ये तीनों पार्टियां एक दूसरे ठीक अबू, लौटूंगी आपके पास, सीधा रुक करूंगी प्रयागराज का। संदीप, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए अगर प्रयागराज की बात करें तो वहां पर खासकर बीजेपी के 2 मंत्री, कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह की साख वहां पर है और इसके साथ ही नंद गोपाल नंदी, उनकी की साख पर वहां पर दाव लगा हुआ है। लेकिन अगर वोटिंग प्रतिशत की बात की जाए, वहां के मुद्दों की बात की जाए, चुनावी मुद्दों की, तो क्या कुछ रहा? प्रयागराज की अगर हम बात करें तो यहाँ 12 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 2 विधानसभा सीटें जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ से हैं, एक नंद गोपाल गुप्ता नंदी और दूसरी शहर पश्चिमी की जो विधानसभा है उससे है सिद्धार्थ नाथ सिंह।
उन दोनों के साथ भी जो है उस समाजवादी पार्टी की ही प्रतिद्वंदता है वहां पर। और इस बार चुनाव में लोकल मुद्दे काम कर रहे हैं। विकास का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। अगर हम वोट प्रतिशत की बात करें तो इस वक्त 5 बजे तक प्रयागराज में 50.8% मतदान हुए थे, लेकिन अब जो आंकड़े हैं वो 7 साढ़े 7 के आसपास आएंगे कि कुल कितने मतदान प्रतिशत हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें किसके किसके बीच मुकाबला है तो 12 विधानसभा सीटें जो हैं उसमें से ज्यादातर विधानसभा सीटों पर सपा और भाजपा के बीच है, लेकिन वही कोरांव विधानसभा है जहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी भी मजबूत दिखाई दे रही है। तो शहर उत्तरी की बात हम करें तो शहर की सीट है, वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी अनुग्रह नारायण जो पहले भी कई बार विधायक रह चुके हैं वो इस बार फिर से प्रत्याशी हैं, तो उनका भी भारतीय जनता पार्टी के हर्षवर्धन वाजपेयी के साथ कड़ा मुकाबला है। तो कुल मिलाकर जो मुद्दों की अगर हम बात करें तो वो मुद्दे विकास के हैं, बेरोजगारी के हैं, महंगाई के, क्योंकि एक तो एजुकेशन हब भी माना जाता है धर्म नगरी के साथ साथ, तो यहाँ शिक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। युवाओं की एक भीड़ यहाँ पर रहती है जिनके लिए रोजगार और शिक्षा ये सबसे महत्वपूर्ण है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा प्रयागराज में है। ठीक, अब सीधा रुख करूंगी यहाँ पर गोंडा का। गोंडा में चुनाव हुए यहाँ पर अभिषेक, लेकिन सबसे बड़ी बात जो गोंडा में रही वो ये कि गोंडा की जो सदर सीट थी वो सबसे ज्यादा चर्चित थी, क्योंकि वहां पर ब्रजभूषण के बेटे प्रतीक भूषण वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। और खासकर ब्रजभूषण की अगर बात करें तो उन्होंने कहा ही था कि भाई बेवकूफ है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बड़ी ही फिल्मी अंदाज में उन्होंने कहा, लेकिन हमारा बेटा है ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही किस तरह से पूरे दिन का हालचाल वहां पर रहा, गोंडा सदर सीट की अगर बात करें तो वहां किस तरह के हालात रहे, मुद्दे क्या रहे? जी ऋतु, मैं बता दूं कि गोंडा में कुल 7 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव मैदान में सभी प्रत्याशी थे उनके जो किस्मत का फैसला है वो अब मतदान पेटी में है, क्योंकि अब चुनाव का जो ये वोटिंग का प्रक्रिया थी वो अब थम चुकी है और पूरी तरीके से जो मतदान पेटियां हैं उनको जो है जो कर्मचारी हैं और जो अधिकारियों की निगरानी में जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस फोर्सेज की निगरानी में अब उनको रवाना कर दिया जाएगा। लेकिन अब बात जिस चर्चित सीट की आप बात कर रहे हैं कि गोंडा की सदर विधानसभा सीट, जहां पर कैसरगंज सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे यानी कि प्रतीक भूषण शरण सिंह और उनके सामने थे पूर्व समाजवादी पार्टी के मंत्री रहे जिनका स्वर्गवास हो गया कोरोना काल में, पंडित सिंह और विनोद कुमार सिंह के भतीजे सूरज सिंह। ये एक हॉट सीट थी जिस पर की कांटे की टक्कर मानी जा रही थी कि जिसमें कि प्रतीक भूषण के सामने सूरज सिंह थे। हालांकि प्रतीक भूषण ने 2017 में उन्हें मात दी थी सूरज सिंह को, लेकिन इस बार फिर से सपा ने उन पर भरोसा जताया था और वहीं भाजपा ने भी अपने मौजूदा विधायक पर भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दिया था। और इस पूरे कांटे की टक्कर में दिन भर जो है गहमा गहमी बनी रही और जो वोटर्स हैं वो, हालांकि इस बार जो सबसे खास बात रही कि पिछली बार मतदान जो है प्रतिशत कम रहा था, लेकिन आज शाम 5 बजे तक जो है 54% से ज्यादा मतदान हुआ है और 1 घंटे बाद जो मतदान हो जो 6 बजे तक हुआ है उसके भी कुछ प्रतिशत बढ़े जरूर होंगे और वो ताजा आंकड़ा भी 7 बजे तक शाम आ जाएगा, जिसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है यह 60% के आसपास जो है वोटिंग हुई होगी, जो कि गोंडा के लिए काफी बेहतर है, क्योंकि इसके लिए प्रशासन जो है बहुत ही लोगों से अपील कर रहा था कि लोग अपने घर से निकलकर मतदान करें। और अच्छी वोटिंग का मतलब यही होता है कि लोकतंत्र में के इस पर्व में लोग जुड़ करके अपने जो भी मुद्दे होते हैं उन्हें 5 साल बाद जो है वो चुनते हैं और उन्हीं के पद पर अपना जो है प्रत्याशी चुनते हैं। लेकिन अगर हॉट सीट की बात करें तो वहीं पर अगर मनकापुर में अगर हॉट सीट की बात की जाए तो वहां पर रमापति शास्त्री जो है वो कैबिनेट मंत्री रहे हैं, तो उनके लिए भी ये एक समय है कि वो अपने उस उम्र में है जो शायद उनका ये आखिरी चुनाव हो, तो वो भी एक चुनाव मैदान में थे, उन्हें भी अपनी सीट बचाने की बात थी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह आती है कि गोंडा की 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने 2017 में क्लीन स्वीप किया था, तो कहीं अपने रिकॉर्ड को बरकरार रखने के लिए यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि थे पार्टी से जुड़े हुए सत्ता दल के, उनके सामने चुनौती थी कि वो अपने सभी सीटों पर अब अच्छा मतदान होने के साथ वो अपने जीत के दावे भी कर रहे हैं, क्योंकि खुद सांसद ब्रिजभूषण ने भी अपने जीत के दावे किया, यहाँ तक कि उन्होंने देवी पाटन मंडल में जो है बीजेपी का जो है अपना जो रिकॉर्ड था पिछला रिकॉर्ड उसको बेहतर और बरकरार रहने की बात की है। तो गोंडा की कुल 7 विधानसभा सीटों पर जो है मतदान अच्छा हुआ है। कटरा विधानसभा में भी कांटे की टक्कर बताई जा रही है, लेकिन एक मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है, वो जो कि गौरा विधानसभा है, जहां पर राम प्रताप सिंह जो समाजवादी पार्टी के नेता हुआ करते थे कई दशकों से, वो पार्टी छोड़ करके उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया जिन्हें उन्हें टिकट दिया। तो त्रिकोणीय मुकाबला कुल एक सीट पर नजर आ रहा है जिसमें गौरा विधानसभा है। हालांकि वो सीट भी प्रभात वर्मा जो बीजेपी विधायक है
वो वहां पर अपने जीत के दावे कर रहे हैं। और अगर दूसरी चीज की बात करें, कटरा में काफी जो है लड़ाई देखने को मिली, क्योंकि वहां पर ब्राह्मण बहुल इलाका वो एरिया माना जाता है, और बीजेपी से ये बताया जाता है कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनसे ब्राह्मण काफी निराश हैं और उनमें रोष है। तो उस एक लिहाज से यहाँ पर एक कांटे का टक्कर मिला, क्योंकि विनोद शुक्ला जो है बीजेपी के ही यहाँ पर होते, उन्हें टिकट नहीं मिला, तो वो बागी तेवर अख्तियार करके बहुजन समाज पार्टी में जो है उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो इसका कहीं ना कहीं नुकसान जो है सीटों जो सीट की बात कर ले कि जो मतदान है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फांस बनी रही है सीट। लेकिन अभी जो है मतदान पेटी में जो है अब भाग्य जो है तय हो जाएगा और 10 मार्च को नतीजे आ जाएंगे कि किसके किस्मत का बिल्कुल फैसला ठीक है, 10 मार्च को जनता ने पता क्या चल किया है। जाएगा कि आखिर कौन सी पार्टी ने बाजी मारी है। सीधा रुख करेंगे बहराइच का। संजय मिश्रा, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, अगर हम पिछली बार की बात करें तो पूर्वांचल में हैट्रिक लगाई थी बीजेपी ने, सबसे ज्यादा सीटें पाई थी। अगर इस बार की बात करें तो क्या लगता है कि बहराइच में एक बार फिर से बीजेपी अपना परचम लहराएगी? रुझान क्या कह रहे हैं? देखिए, अगर हम बहराइच और श्रावस्ती की अगर हम बात करें, चूंकि दोनों जिले बिल्कुल सटे हुए जिले हैं और बहराइच में 7 सीटें हैं और श्रावस्ती में 2 सीटें हैं, जिसमें कि पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो उसमें बहराइच की 6 सीटें बीजेपी के खेमे में गई थी, जबकि 1 सीट मटेरा वो सपा के खेमे में गई थी। वहीं अगर श्रावस्ती की बात करें तो श्रावस्ती में भी 1 सीट जो है वो बसपा के पास गई थी, जबकि दूसरी सीट जो श्रावस्ती की है वो भाजपा के पास गई थी। यानी कुल मिला के 9 सीटें बहराइच और श्रावस्ती की जो है उसमें 2 सीटें बसपा और सपा के पास गई थी और कुल मिला के 7 सीटें जो है वो बीजेपी के पास गई थी। लेकिन इस बार का जो चुनाव है बेहद कांटे के टक्कर का चुनाव है। जितनी भी 7 विधानसभा सीटों के तकरीबन अधिकतम बूथों पे हम लोग गए हैं, जाकर के हम लोगों ने देखा है, वहां के मतदाताओं से बात किया है। साफ तौर पे ये दिखाई पड़ा है कि लोग जिस तरीके से कहीं न कहीं जो छुट्टा जानवर है उसको लेकर के लोग परेशान हैं, उसको लेकर के उन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया है। तमाम ऐसे युवक हैं जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम बेरोजगारी से परेशान हैं, इसके लिए हम बदलाव चाहते हैं। यानी स्थानीय मुद्दे इस बार निश्चित रूप से हावी हुए हैं। जहां तक हम राम मंदिर की बात करें तो मुझे लगता है कि राम मंदिर का मुद्दा शायद कोई भी वोटर ऐसा नहीं था जो राम मंदिर के मुद्दे पर कुछ उसने बोला हो। तो कुल मिलाकर के बहराइच की 7 सीटों पे हमने ये देखा है कि यहाँ पे स्थानीय मुद्दे हावी हुए हैं। मात्र 1 सीट ऐसी है बलहा की सीट जहां पे त्रिकोणीय लड़ाई देखने को आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि वहां पे कांग्रेस की प्रत्याशी किरण भारती काफी दिनों से, तकरीबन 12 सालों से लोगों के बीच में वो रही हैं और मुझे लगता है कि किरण भारती को लोग वहां काफी पसंद किए हैं और किरण भारती निश्चित रूप से लोगों के बीच गई है, शायद उनको फायदा मिल सकता है। लेकिन जहां तक अगर हम बात करें 7 सीट की तो इस समय कांटे की टक्कर है। देखना यह होगा कि 10 मार्च को जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा तो किस प्रत्याशी की किस्मत चमकती है। जी बिल्कुल, रुख करूंगी प्रयागराज का। संदीप, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, अगर बात करें हम यहाँ पर जातीय समीकरणों की तो तमाम दलों ने अपनी तरफ से जातीय समीकरणों के तहत साधने की कोशिश की है, चाहे वो अपनी पार्टी से उन्होंने कैंडिडेट उतारा हो या फिर यहाँ पर गठबंधन से उतारा हो। लेकिन इसके साथ ही सबसे बड़ी जो चीज होती है वो है वहाँ के जमीनी मुद्दे क्या रहे और उसको क्योंकि अभी सत्ता में बीजेपी है और वहाँ अगर प्रयागराज को हम देखें तो वहाँ पर बीजेपी के 2 बड़े मंत्री हैं जो कि चुनाव लड़ रहे हैं। जनता की अगर बात करें, समय समय पर हमने कई चीजें देखी है, खासकर कुर्मी समाज की अगर हम बात करें या मछुआरे समाज की बात करें तो उनको साधने के लिए कांग्रेस भी पहुंची है। जनता का रुख क्या कह रहा है? देखिए, जनता का रुख यही है कि जो जमीनी मुद्दे हैं, जो आवश्यकता है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो रोजगार हो, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, विकास के कार्य हो, इन्हीं को महत्वपूर्ण माना गया, इन्हीं को महत्व दिया गया है। अब बात करें अगर जातीय समीकरण की, सभी पार्टियों ने जितने भी विधानसभा है 12 की 12 विधानसभा, सभी पार्टियों ने यही कोशिश करी है कि जिस क्षेत्र में, जिस विधानसभा क्षेत्र में जो जाति ज्यादा है वहां उसी कैंडिडेट को उतारा जाए ताकि जाति जो वोट है उनको साधा जा सके। जैसा कि आपने कहा कि मछुआरों को साधने की कांग्रेस ने पूरी कोशिश करी थी, तो ये बीते महीनों की बात है, पिछले साल की, जहां पर एक विवाद हुआ था। उसके बाद वहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची थी, उन्होंने मछुआरों को जो है वो साधने की कोशिश करी है। आपको बता दें कि शहर दक्षिणी जो विधानसभा सीट से कांग्रेस की जो प्रत्याशी है वो उसी आंदोलन से निकलकर सामने आई जो कि इस बार कांग्रेस की प्रत्याशी बनाई गई है शहर दक्षिणी से। तो जाति समीकरण को भी देखा गया है और लेकिन जनता जो है वो इस बार, क्योंकि धार्मिक नगरी प्रयागराज मानी जाती है, लेकिन धर्म से इतर भी जो है जनता वो मुद्दों पे आई हुई है कि उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर अब कौन सी पार्टी कितना ध्यान देगी, इस चीज को देखते हुए इस बार जनता ने मतदान किया है। चाहे वो रोजगार की बात हम कर लें, चाहे स्वास्थ्य शिक्षा की बात कर लें, चाहे विकास की बात कर लें, ये मुद्दे जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है और इस बार जनता इसी मुद्दे के साथ जो है बूथ पर पहुंची और अपने मत का उपयोग करेगी।
बिल्कुल, अब आगे बढ़ूंगी, प्रतापगढ़ में पहुंचूंगी। मैं आपको बता देती हूं कि यहाँ पर प्रतापगढ़ में राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए प्रतापगढ़ की सीट की अगर बात करें, यहाँ पर राजा भैया खासकर उन्होंने कहा है कि मैं कुछ भी हो जाए, लेकिन क्योंकि हमने काफी यहाँ पर देखा कि बयान प्रचार के दौरान दिए गए, चाहे वो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हो या फिर रघुराज प्रताप सिंह हो, उन्होंने कहा कि मैं किसी भी सूरत में सपा की सरकार तो नहीं बनने दूंगा। अगर प्रतापगढ़ की बात करें तो वहां के लोगों का रुख क्या कह रहा है? क्या वाकई में सपा नहीं आने वाली है? देखिए, मैंने अभी आपसे इसी बात का एक जिक्र किया था कि कई जनपदों में हमने विधानसभाओं में जाकर डोर टू डोर एक प्रकार का सर्वे भी किया इंडिया न्यूज की तरफ से। इसके अलावा व्यक्तिगत भी हमने लोगों से संपर्क किया, लेकिन प्रतापगढ़ का जो चुनावी माहौल लगा ऋतु, वो बेहद ही अलग लगा। मैं आपको बताता हूं कि कुंडा में सुबह से ही मैंने कवरेज की। वहां पर जो है बेती बूथ पर भी मैं रहा, इसके अलावा अन्य कई बूथों पर भी मैं गया। वहां के लोग ना कि सिर्फ राजा भैया का सपोर्ट करते हैं, बल्कि जो क्षेत्रीय लोग हैं उनका भी वह सपोर्ट करते हैं। उन्हें किसी भी बड़े मुद्दों से कोई मतलब नहीं रहा। राम मंदिर को लेकर के भी हमने सवाल किया, विकास के मुद्दे पर भी बात की, अखिलेश रथ निकाल रहे हैं उस पर भी मैंने बात की, प्रियंका गांधी लड़की हूं लड़ सकती हूं इस मुद्दे पर भी मैंने बात की। ये तमाम सारे मुद्दों से हटकर लोगों ने स्थानीय नेताओं को प्रमोट करने की बात की। अगर आराधना मिश्रा की बात की जाए, प्रमोद तिवारी की बेटी हैं, उनकी बात की जाए तो उनका भी व्यक्तिगत कुछ इसी तरह से जो है माहौल देखने को मिला। राजेंद्र सिंह मोती सिंह कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में निवर्तमान तौर पर, उनके बारे में भी अगर बात की जाए तो ये सभी नेता अपने अपने खुद का जो है एक लोकल लेवल पर अपने मोनोपोली बनाकर रखे हुए हैं कि कोई किसी भी, चाहे वह पार्टी से लड़ते हैं, गैर दल से लड़ते हैं, इनको वोट मिलना है, या यूं कहें कि ये जनता के साथ कुछ इस तरह का व्यवहार रखते हैं कि जनता इनके बारे में बात करती है। भले ही मैं ये दावा तो नहीं कर सकता कि जिन लोगों ने जो भी बातें की हैं वह वाकई वोटों के रूप में तब्दील हुई हो। नहीं, दरअसल राघवेंद्र, मेरा यहाँ पे सवाल यही था कि वहाँ की जनता की, जिस तरीके से अभी आपने बात कही कि वो जो जनता है वो वहाँ के नेता के प्रति इतनी ज्यादा समर्थित है और कि वो वहाँ की बात सुनती है। अगर उनके नेता ने बोला है कि हमें वोट दो तो वो वोट देंगे, और ये हम कई सालों से देख रहे हैं, चाहे वो आराधना मिश्रा मोना की बात हो या फिर यहाँ पर बात हो राजा भैया की। हाँ, निश्चित तौर पे अगर पिछले समीकरणों की बात की जाए तो राजा भैया खुद 1993 से लेकर अब तक जो है विधायक बने रहे हैं, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। आराधना मिश्रा मोना की बात की जाए तो खुद उनका एक अच्छा राजनीतिक ग्राफ है। प्रमोद तिवारी कई वर्षों से राज्यसभा सांसद हैं। राजेंद्र सिंह मोती सिंह की बात की जाए वह भी कई वर्षों से हैं। तो कुल मिलाकर जो नेता हैं उन्होंने स्थानीय लेवल पर एक अपना अच्छा दबदबा कायम कर रखा है, यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। लेकिन चूंकि दाता आज के समय में कहते क्या हैं करते क्या हैं, यह अभी फिलहाल 10 तारीख को देखना होगा। अभी कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी कि अभी किसके पक्ष में आने वाला यह फैसला है। चूंकि पब्लिक है, सब ये जानती है, पब्लिक बहुत सारी चीजों को जानती है, और आज उन्होंने कैमरे पर भले ही कुछ कहा है लेकिन वोट क्या दिए हैं यह अभी फिलहाल 10 मार्च को आने वाले नतीजों में और इनके भाग्य पर ही निर्भर करेगा। चलिए ठीक, आप सबका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि 5वें चरण के चुनाव चल रहे थे जिसकी वोटिंग अब खत्म हो चुकी है। फिलहाल